हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंडर एंड टेंडर नोटिस के बारे में। टेंडर क्या होता है, टेंडर नोटिस कैसे इनवाइट किया जाता है या फिर कैसे फिल किया जाता है, कितने टाइप का होता है, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि टेंडर फिल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। चाहे आप आपकी प्राइवेट फर्म ओपन करो, आप किसी कंसल्टेंसी में वर्क करो, तो इसकी रिक्वायरमेंट, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काम करोगे तो टेंडर से रिलेटेड वर्क आपको कभी ना कभी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें कि हम टेंडर को समझेंगे। देन पार्ट 2 वीडियो में हम उसकी प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले टेंडर क्या होता है। ठीक है, पर उससे भी पहले एक कन्फ्यूजिंग टर्म आती है, सभी ने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर। जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। जिसने मुश्किल से एक बार सुना हो, एक दो बार ऐसे सुना होगा, तो उसको कन्फ्यूजन आ जाता है टेंडर क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस तो बहुत होता है, बट हम सिंपल सी लैंग्वेज में यदि बात करें कि दो क्या होता है, तो हम एक लाइन में उसको डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडर दो पार्टीज़ के बीच में हुआ एक ऑफ़र लेटर होता है ना। किसी भी वर्क या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम दूसरी पार्टी को कोई एक ऑफ़र लेटर देते हैं या इनवाइट करते हैं उसको उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो वो होता है टेंडर। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो पार्टीज़ के बीच में लॉफुल एग्रीमेंट होता है, मतलब जो कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों के बीच में एक हम एग्रीमेंट बनता है जिसमें कि दोनों पार्टीज़ एग्री होती हैं, है ना, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों एग्री होती है, तो वही बात है कि किसी पर्टिकुलर वर्क को लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड कॉस्ट में कंप्लीट करना है हमें। कॉस्ट और टाइम दोनों, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में आएगा, बट टेंडर में क्या है, हम इनवाइट कर रहे हैं उसको कि आप आके इस काम को करो, है ना, इनवाइट कर रहे हैं हम उसको, फोर्स नहीं कर रहे हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जब हमने इनवाइट किया, सामने वाले ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया एंड दोनों एग्री हो गए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और उन्होंने एक एग्रीमेंट बना के उस पर साइन कर लिया कि ठीक है हम इतने टाइम में इतनी कॉस्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई बात समझ में कि क्या होता है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम टेंडर के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो जैसे कि हमने देखा कि टेंडर एक तरह से इनविटेशन होता है या ऑफ़र लेटर होता है जो कि हम किसी फर्म या कॉन्ट्रैक्टर को किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए सेंड करते हैं। ठीक है, कि इस स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड टाइम में आप लोग इस वर्क को कंप्लीट करके हमें ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो वो होता है टेंडर। अब टेंडर इनविटेशन लेटर होता है तो आप घर जाके तो दोगे नहीं ना, उसका क्या होता है कि आप या तो न्यूज़पेपर में उसको फ्लोट कराते हो या न्यूज़ चैनल में फ्लोट कराते हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जाते हो। तो प्रीवियसली क्या होता था, पहले तो न्यूज़पेपर में आती थी इसकी ऐड, बट आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड मोस्टली बहुत सारे पेपर जो होते हैं हमारे ऑनलाइन होते हैं, तो आजकल ई लर्निंग, ई टेंडर्स भी इनवाइट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि सारी प्रोसेस जो होती है ऑनलाइन कंप्लीट होती है। इसको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। या फिर ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन कैसे होगा, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे, देन सारा जो वर्क होता है उस पर्टिकुलर जिस भी वर्क डिपार्टमेंट का वो वर्क है उस ऑफिस में होता है, उसके ऑफिस में होगा। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन देखिए हम टेंडर, तो टेंडर टोटल 5 टाइप के होते हैं: ओपन टेंडर, सील टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर एंड रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर। ठीक है, ये 5 टाइप के टेंडर्स होते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और होते हैं जैसे कि सिंगल एनवलप, 2 एनवलप, इस टाइप के भी टेंडर होते हैं जो कि उनकी मतलब जो ओपनिंग की प्रोसेस होती है ना, जब आप टेंडर ओपन करते हो और किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करते हो, तो उस हिसाब से भी इसका अलग से एक क्लासिफिकेशन होता है। बट जो जनरली जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है, जो हमें पता होना चाहिए और जो पूछा जाता है, वो ये होता है। 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखें यहाँ पे, तो पहला होता है हमारे पास ओपन टेंडर एंड दूसरा होता है हमारे पास सील टेंडर। ठीक है, तो ओपन टेंडर में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, दो पार्टीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, पार्टीज़ में कौन हो गया, एक तो क्लाइंट होगा जिसको कि वो प्रोजेक्ट बनवाना है, और दूसरा वो फर्म होगी या कंसल्टेंसी होगी जो कि उस वर्क को एग्जीक्यूट करेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, या तो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है या फिर थोड़ा सा कुछ रिटन डॉक्यूमेंट वर्क भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क कंपलसरी नहीं है। तो जो ओपन टेंडर होता है वो यूज़ होता है जो भी हमारे लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, स्मॉल वर्क्स होते हैं, उसमें ओपन टेंडर का यूज़ किया जाता है।
बहुत बार इसमें एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली इसको हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो ये होता है ओपन टेंडर। इसके एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें तो हम जैसे हमारा घर हमें बनाना है, रेसिडेंशियल वर्क है, तो आपका घर बनाना है, छोटा है, आपको बहुत ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट में कोई आपके कोई रिश्तेदार है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके और उनको बोल दोगे कि भाई मेरा ये घर बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, सारी रिक्वायरमेंट आप उनको बता दोगे, देन वो एक्सेप्ट करके और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट के थ्रू, डायरेक्ट हमने उसको बोल दिया और काम स्टार्ट हो गया। तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। अब इन केस क्या होगा कि फिर भी ठीक है, आपको घर बनाना है, आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाओगे, इंजीनियर के पास जाओगे, उससे ड्राइंग्स प्लान्स वगैरह सारे बनवाओगे, और उसके साथ आप फिर एक डॉक्यूमेंट वर्क भी करोगे कि ठीक है ये पर्टिकुलर प्लान इस इंजीनियर ने बना के दिया है, इस पर एग्जीक्यूशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, तो वहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट वर्क भी हो जाएगा। बट यहाँ पे भी हमने अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया था, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट था। मतलब जितना तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट में लगाओगे तो वो क्या होगा, लॉस में जाएगा। द सेकेंड होता है हमारे पास सील टेंडर। सील टेंडर जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर ज़्यादा जो उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए हम क्या करते हैं, इनवाइट्स भेजते हैं। इनवाइट्स वही हमने देखा, या तो हम ऑनलाइन डालेंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे, है ना। तो इस तरह की हम उसमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं पब्लिकली, उसको हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज, मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसकी कि हमें लार्ज अमाउंट में क्या मिले, उसका रिस्पॉन्स मिले, मतलब नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स और फर्म्स हमारे पास आए उस इनवाइट को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने अपने अलग अलग रेट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सील टेंडर होता है, इसमें हमेशा डॉक्यूमेंट वर्क होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करना, ठीक है। सील टेंडर, इसका नाम देख के भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितना भी प्रोसेस होता है, मतलब जितने भी फर्म्स या कंसल्टेंसी आपके पास आएंगे उस टेंडर के लिए, अपने अपने रेट्स उसमें फिल करेंगे, तो उनका जो भी कोटेशन होगा, या फिर उनकी जो रेट लिस्ट चार्ट होगा, उनका जो BOQ होगा, वो सील्ड मैनर में होगा, मतलब वो कहीं पे भी उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। फाइनली जो डिपार्टमेंट है, जो भी मतलब जो फर्म है, जो ओनर है, जो उस टेंडर को इनवाइट कर रहे हैं, वो लोग उसको ओपन करेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड लास्ट में जब उसको अवार्ड भी करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी कॉन्ट्रैक्टर या फर्म को वो सौंपने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का काम, तो उसके सामने फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ओपन करेगी, है ना, जो टेंडर वो डिपार्टमेंट बना के देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास लिमिटेड टेंडर, है ना। लिमिटेड टेंडर में होता है क्या कि आपके पास कुछ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको आप जानते हो, आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे मॉडरेट क्वालिटी का है, मतलब मॉडरेट क्वालिटी का है, कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट में जो भी, या फिर हम जिन लोगों को जानते हैं आसपास लोकेशन में, तो वहाँ से हम 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स या फर्म्स को बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के हम हमारे प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, देन उन लोगों से बोलेंगे कि आप अपने अपने रेट्स हमें दे दीजिए, ठीक है। तो वो अपने अपनी रेट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे उस वर्क से रिलेटेड, फिर आप उन चारों को कंपेयर करेंगे, और उनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल और इकोनॉमिकल होगा, उसको हम फाइनली वो अवार्ड कर देंगे उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर में ये होता है कि यहाँ पे हम जो 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हम बुला रहे थे ना लिमिटेड टेंडर में, वो भी नहीं बुलाएंगे, हम किसी एक सिलेक्टेड होगा। मैंने बोला ना कि जब हमें अपना घर बनाना है, जो कि हम ओपन टेंडर में बात कर रहे थे, तो हमारे रिलेटिव में कोई था, हमारे कॉन्टैक्ट में, हमारे फ्रेंड में कोई था जो कि कॉन्ट्रैक्टर था, या तो हमने उसको डायरेक्टली बुला के हमने हमारा काम करा लिया। तो ऐसे ही सिंगल टेंडर में भी होता है कि जब कोई हमारा प्रोजेक्ट या कोई भी सर्विस हमें बनवानी होती है, काम करवाना होता है, तो हम उस पर्टिकुलर फर्म या कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसके रेट हम ले लेते हैं। यदि ज़्यादा रेट है तो हम उसके साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पेपर वर्क कर रहे हैं, ओपन टेंडर में बहुत पेपर वर्क नेसेसरी नहीं होता है, यहाँ पे पेपर वर्क नेसेसरी है, तो उसके साथ हम एग्रीमेंट बना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको वो वर्क सौंप देंगे कि अब आप इसको कंस्ट्रक्ट करके फिर हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। देन लास्ट होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है जबकि आपको किसी शॉप के लिए मटेरियल सप्लाई करना हो, ठीक है। मतलब आपकी कोई शॉप है, कोई भी शॉप हो सकती है, मटेरियल की शॉप हो सकती है, स्टेशनरी हो सकती है, XYZ कुछ भी शॉप हो सकती है, जहाँ पे कि आपको मटेरियल्स मंगवाना होता है, मंथली मंगवा रहे हो, हाफ ईयरली मंगवा रहे हो, या फिर वीकली मंगवा रहे हो, तो आप उन पे मटेरियल्स मंगवाते हो, तो उन मटेरियल से रिलेटेड आप टेंडर उनके साथ कॉन्टैक्ट करोगे,
मटेरियल में मशीन हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ स्टोर्स होते हैं जैसे सीमेंट भी हो सकती है, मेटल भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो भी पीरियड के हिसाब से होता है कि जब आपने कि आपको हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूशन में है ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, आपने वहाँ पे मटेरियल बुलाया तो आप मटेरियल सप्लायर से बात करोगे कि हमारा 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 6 महीने तक हमें इन मटेरियल्स की सप्लाई चाहिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो वो अपने रेट्स आपको देगा एंड जो सभी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल सप्लाई का। अब जिस भी रेट पे उसने मटेरियल सप्लाई करने का आपको जो है एग्रीमेंट साइन किया था, पूरे 6 महीने वो उसी रेट पे आपको मटेरियल सप्लाई करेगा। और यहाँ पे जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है 6 महीने की ड्यूरेशन में। और मार्केट में उन मटेरियल का रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक बार प्राइस लिखा था वो फिक्स रहेगा। मतलब पूरे 6 महीने वो उसी रेट पे आपको उन मटेरियल की सप्लाई करेगा, है ना। अनलिमिटेड क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमने स्पेसिफाई नहीं की है वहाँ पे। रेट यदि मार्केट में बढ़ता भी है तो सप्लायर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उन्हीं फिक्स रेट पे हमें सप्लाई करेगा, वो उन रेट को इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ओके, द नेक्स्ट होता है, छोटी सी टर्म्स है, शॉर्ट टेंडर नोटिस। तो जब भी हमारा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन से वाला कोई प्रोजेक्ट होता है जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए हम एक शॉर्ट नोटिस फ्लोट कराते हैं, जिसको हम शॉर्ट टेंडर नोटिस भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्क्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो सिंपल सी डेफिनेशन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद हम प्रोसीजर देखें कि जब हमें टेंडर इनवाइट करने होते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो 4 पॉइंट्स भी हमने लिखे हैं और एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, यहाँ पे देखिए कैसा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है। क्या प्रिपरेशन लगेगी, तो जैसा कि हम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं एंड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का कोई वर्क चल रहा है कि उसको पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में क्या आएगा कि उसको या तो कुछ पर्टिकुलर कहीं पे कोई बिल्डिंग बनानी है, स्कूल बिल्डिंग, जो भी पब्लिक एमेनिटी से रिलेटेड होगी वो कंस्ट्रक्ट करना है उसको। तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन होगी, डॉक्यूमेंट वर्क होगा, वो सारा हमें तैयार रखना है, ताकि हम मतलब अपने लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, है ना, कि उस प्रोजेक्ट की सारी ड्राइंग्स, उसके एस्टिमेट्स, रेट्स के साथ, डिपार्टमेंटल रेट्स के साथ, तो हमने बना के वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई। सेकंड में क्या होगा, टेंडर के लिए अप्रूवल चाहिए हमें। तो मतलब डिपार्टमेंटल वर्क पे हमने सारी प्रिपरेशन कर चुकी है, तो जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी हमारे डिपार्टमेंट में, उस अथॉरिटी से अप्रूवल लेके हम क्या करेंगे, टेंडर के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बिना उनके अप्रूवल के टेंडर फ्लोट नहीं होगा। तो वहाँ से अप्रूवल लिया हमने। अप्रूवल लेने के बाद हमने टेंडर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने थे, जो कि हम उन कॉन्ट्रैक्टर या फर्म्स को देने वाले हैं, है ना, फील करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, है ना। उसके बाद इनवाइट करेंगे हम टेंडर, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालेंगे या फिर ई टेंडर करेंगे, हम ऑनलाइन डालेंगे, इस तरह से हम उसको प्रोसेस करेंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग। जब सारे टेंडर्स हमने इनवाइट कर दिए, हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, सभी फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे पास से आके जो डॉक्यूमेंटेशन था वो ले लिया, अपने रेट्स वगैरह फिल करके वापस से डिपार्टमेंट में आके सबमिट कर दिया है सारा। अब ऑफलाइन है तो डिपार्टमेंट में आके सबमिट करेंगे, ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स सभी फर्म से हमारे पास आ चुके हैं, तो हम उन सभी को कंपेयर करेंगे। अलग अलग उनकी हमने बेसलाइन बना के रखी होगी, कहीं पे कॉस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, उस फर्म या कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी क्वालिटी रेटिंग के हिसाब से कि मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स या फर्म्स की, उनके हिसाब से हम उनको सभी को कंपेयर करेंगे। देन लास्ट में क्या होगा कि जो हमारी रेफरेंस लाइंस हैं उनको फुलफ़िल कर रहा हो, हमारी जो सारे क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल कर रहा हो, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर या फर्म को हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट सौंपेंगे, मतलब उसको अवार्ड करेंगे हमारा टेंडर। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको आप बुलाओगे कॉल करके, जो भी है, एंड उसको आप इन्फॉर्म करोगे कि आपके जो रेट्स हैं वो हमने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो कि हम इन्विटेशन में दे देते हैं सारा, तो उसको अवार्ड कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होता है, लॉफुल एग्रीमेंट होता है, इन्फोर्स होता है, वो हम साइन करवा लेते हैं। देन टेंडर नोटिस इनवाइट करते टाइम, जो कि हमने ये तो देख लिया था ना कि पब्लिश कराते हैं, कैसे कराते हैं, इंटरनेट पे होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है,
हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं उसके लिए, ये होता है। देन टेंडर नोटिस जब आप दे रहे हो तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है जो कि उन फर्म्स और कॉन्ट्रैक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, किस डिपार्टमेंट का वो वर्क है या फिर कौन सा डिपार्टमेंट टेंडर इनवाइट कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का नाम, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है या लोकेशन है वो, और हमारा डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशन, तो नेम ऑफ वर्क एंड लोकेशन वो हमें देनी है। डेजिग्नेशन, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी उस टेंडर को इनवाइट कर रही है उस अथॉरिटी का नाम नहीं लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है, लाइक डिप्टी मैनेजर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, असिस्टेंट मैनेजर है, इस टाइप की जो है डेजिग्नेशन उसकी, वो हमें उसमें लिखनी है। देन टेंडर की जो लास्ट डेट है, मतलब स्टार्टिंग कब से हो रहा है टेंडर, देन उसकी लास्ट डेट सबमिशन की कब है, टाइम कितना होगा उनके पास रिसिप्ट लेने के लिए, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपको उसमें देनी है। देन पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, तो जो टेंडर के जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे ना, कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेंगे देन उनको फिल करके वापस सबमिट करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को कि किस टाइम, ऑफिस का टाइम क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, किससे हमें लेने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स, इसका टाइम और लोकेशन हमें उसमें देनी है। देन कॉस्ट, टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉस्ट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया नहीं, पर जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ अमाउंट में फर्म या कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उन बाय करना पड़ता है, ठीक है। जो क्या होता है अमाउंट वो हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी। तो उनकी कॉस्ट भी हमें देनी पड़ेगी, लाइक 2000, 5000, 50,000, जैसा भी हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उसके रिलेवेंट हम टेंडर डॉक्यूमेंट की भी कॉस्ट रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर हमें उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाह रहे हो और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीशन का पीरियड कितना है। देन नेक्स्ट होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, कितना हमें पे करना पड़ेगा अर्नेस्ट मनी, ठीक है। तो मैंने जो बताया था ना कि कॉस्ट टेंडर होता है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम कुछ अमाउंट पे करने के बाद वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं, देन उसमें रेट फिल करके वापस सबमिट करते हैं। तो उसी को लेने के लिए जो हम रेट अमाउंट पे करते हैं ना, वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। देन नेक्स्ट होता है डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग टेंडर, जब सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, सभी के टेंडर्स आ जाएंगे, कंपैरिजन हो जाएगा डिपार्टमेंट में उसका, देन वो एक कॉन्ट्रैक्टर या फर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फाइनली वो जब अवार्ड करने रहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करेंगे, तो वो कब करेंगे, तो उसकी डेट, टाइम और कहाँ पे, प्लेस, वेन्यू क्या होगा वो हमें उसमें स्पेसिफाई करना है। देन कौन सी जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है उस टेंडर को ओपन करने वाला है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है वहाँ पे, ठीक है। इतनी प्रोसेस होती है जब हम एक टेंडर को इनवाइट करते हैं। अब गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए, मतलब आप जब भी कोई नोटिस डालते हो तो आप उसमें लिखते हो ना कि ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, तो वही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो उसका जो हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए, लाइक उसने इस टाइप का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किया हो, फाइनेंशियल कम्पिटेंट होना चाहिए वो, मतलब उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है और वो उतना अमाउंट उसमें लगा नहीं सकता, उसने टेंडर ले लिया है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर होने चाहिए, उसके पास लाइसेंस होने चाहिए, लाइसेंस भी अलग अलग टाइप के आते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसके पास कौन सा लाइसेंस अवेलेबल है, ठीक है। देन जो भी वो रेट उसमें डाल रहा है टेंडर में, जो हमारा BOQ रहेगा उसमें जो भी रेट वो डाल रहे हैं वो सारे एग्जैक्ट रेट होने चाहिए एंड डिटेल में उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए कि उसमें कौन से टैक्स इंक्लूडेड है, वो सारे उसमें होने चाहिए। देन प्रीवियस में उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, किस टाइप का है, तो ये सारे होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ठीक है। और इंडिविजुअल आइटम्स के रेट होने चाहिए और एग्जैक्ट, मतलब कोई भी ऐसा अनफेवरेबल रेट्स नहीं होनी चाहिए कि आपने मतलब अंदाजे से कोई भी रेट उसमें फिल कर दिया है ना। तो मतलब ट्रू रियलिस्टिक रेट होने चाहिए सारे, तो इस टाइप की गाइडलाइंस भी हमें उसमें देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट होता है BOQ, है ना। BOQ यदि आपको याद हो तो जब हम QSC का वीडियो लेक्चर बना रहे थे, तो उसमें भी हमने बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में जिक्र किया था। तो यहाँ पे भी वही होता है, मैंने बोला था कि टेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेंडर डॉक्यूमेंट में एक बिल ऑफ क्वांटिटीज़ नाम का डॉक्यूमेंट भी होता है, जो कि हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और फर्म को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। ये BOQ का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहला कॉलम होता है आइटम नंबर, देन डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार इसमें हम आइटम नंबर और उस
उसका डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं और यूनिट भी लिख देते हैं कि कितनी यूनिट में होना है वो, क्वांटिटी भी लिख देते हैं जो कि हमने एस्टिमेट करके निकाली होती है। देन फाइनली जो लास्ट के 2 कॉलम्स होते हैं, रेट एंड अमाउंट, ये 2 कॉलम हम खाली छोड़ते हैं। कौन खाली छोड़ता है? जो भी डिपार्टमेंट है जिसको वो वर्क कराना है, वो उन 2 कॉलम्स को खाली छोड़ेगा जिसने टेंडर इनवाइट किया है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर या फर्म्स आई हैं उस टेंडर को फिल करने के लिए, वो लोग क्या करेंगे, इस BOQ को लेंगे और अपने अपने रेट इसमें फिल करेंगे। हर आइटम के लिए उनके रेट होंगे, उन रेट्स को यहाँ पे फिल करेंगे एंड टोटल अमाउंट वो उसमें लिख के देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोट करने की कि जब रेट फिल हो रहे होंगे, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट या फर्म उस रेट को फिल कर रहा होगा, तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब सिंगल स्ट्रोक में सारी वैल्यूज़ लिखी होनी चाहिए, कोई भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि आपने पहला कुछ दूसरा नंबर लिख दिया था, बाद में आपने उसको क्रॉस करके या वाइटनर का यूज़ करके आपने फिर से उसमें कुछ अमाउंट फिल किया है, तो वो गलत होगा। इससे क्या होगा, टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिंगल बार में उसको फिल करना है। तो इस तरह का जो BOQ होता है ये इंपॉर्टेंट होता है और यही कंपेयर होता है। सभी कॉन्ट्रैक्टर और फर्म्स जो इसमें रेट फिल करते हैं उनका कंपेयर होता है। इंडिविजुअल की अलग अलग BOQ होती हैं, उन सभी BOQ को हम कंपेयर करते हैं, देन फाइनल हमारा डिसीजन होता है। ओके, तो टेंडर के बारे में हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, टाइप्स वगैरह सारा कुछ देख चुके हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट रह गया, कभी भी कोई भी क्वेरी है, तो आप बंगलो इंजीनियर से पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।